हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सोशल साइंस की आज आपकी क्लास है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो पेपर हुआ था वही वाला है, 31 दिसंबर का है। आज से आप सभी के जो है ऑनलाइन एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं वो सब कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर क्लास जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड बहुत जल्द जो है मैराथन क्लास जो है आने वाली है, जिसमें अभी तक एसएसटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीटेट ने बार बार पूछा है उन सब की एक क्लास होगी और एक क्लास में सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको सीटेट को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। आप सब बोल रहे थे क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए, तो 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। 20 क्वेश्चंस आप करिए और मुझे बताइए कि इसमें से कितना क्वेश्चन जो है आपको लगा कि हाँ आप कर सकते हो, आपका एकदम करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें हमको जो है याद भी करनी पड़ती हैं और समझनी भी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। तो वो कौन सी है जो संरचना पूछा है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से क्या करे, जोड़े। तो वो क्या है, स्थल संधि। उसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि। एक बार इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कनेक्ट द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, तो वो क्या है, इस्थमस, जिसे क्या बोलते हैं, स्थल संधि। ये हो गया 46 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये है 47 का क्वेश्चन है और एक इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे वो काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं है। आज सुबह भी मैंने जो हिंदी की क्लास कराई थी या फिर मैथ की जो क्लास कराई है वो भी ऑनलाइन एग्जाम का था, जो कि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे थे और बहुत से जो स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं कि आज के क्वेश्चंस उन्हें काफ़ी टफ लगा है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा वो क्वेश्चंस। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान करो। ये ए है, बी है, सी है। इनको देखो और बताओ कि किस टाइप के वन हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये जो वन है इनको मानसूनी वन कहते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल होते हैं, सागौन होते हैं, पीपल होता है, नीम एवं शीशम। तो साल है, सागौन है, पीपल, नीम एवं शीशम है। तो ये कौन से हैं, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुल भागों में पाए जाते हैं। तो ये ऐसे कौन से वन हैं, अगर आपने वन वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें सारे टाइप्स के वन पढ़ाए गए हैं तो आप आराम से कर लेंगे। नहीं तो हमेशा याद रखना कि ये जो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, जिसको क्या कहते हैं, ये मानसूनी वन भी हैं, इनके महत्वपूर्ण पेड़ भी हैं और ये राज्य भी इनका दिया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये याद रख लेना क्योंकि वन से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट जिससे लेना हो ले ले। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 47 का उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता मतलब डेंसिटी एवं प्रकार मतलब जो उसके काइंड है उसमें भी परिवर्तन होता है। किसके कारण, स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता मतलब डेंसिटी और प्रकार के कारण जो है इसमें से आपको अंतर बताना है किसके कारण जो है परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि तापमान एवं नमी के अंतर के कारण जो है क्या इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बी है अक्षांश एवं ऊंचाई, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई और पवन के बहने की दिशा। मिट्टी की जो मोटाई का मैंने आपको बताया था वो किस पे निर्धारित होता है, समय पर। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी स्टार्टिंग से, ये भी पूछा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसमें कौन कौन से जो घटक हैं आपको बताना है जिसके कारण जो है इस सब में चेंजेस देखने को मिलता है, बेसिकली यही पूछा है। तो देखिए कौन कौन से हैं ये हम पहले देख लेते हैं। क्या तापमान एवं नमी के कारण होगा, यस एकदम राइट है। अक्षांश एवं ऊंचाई मतलब हाई, ये भी है। और परत की मोटाई, बट पवन के बहने की दिशा है, इसमें कोई भी चेंजेस इसके वजह से ये अंतर नहीं होता है। तो ए, बी, सी जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इसमें यही पूछा था कि जो टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब
हर जगह टू जगह जो है ये वैरी करता है, थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन विच ऑफ द, इसमें से पूछा किसके वजह से, तो देखिए टेम्परेचर की वजह से होता ही, एंड मॉइस्चर्स, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड मतलब अक्षांश और ऊंचाई है, एंड स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, बट डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लोइंग के कारण जो है, विंड ब्लोइंग के कारण ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 A, B, C जो है वो इसमें राइट है। तो ये घटक आप याद रखना क्योंकि ये आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49। अब ये देखते हैं, ये देखिए 49 का क्वेश्चन है कि राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत उदाहरण है। अब ये देखिए राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत दोनों इंग्लिश में एक ही होता है, बट ये उदाहरण किसका है, ये ऐसा पूछ रहा है कि ये उदाहरण एग्जाम्पल किसके हैं, तो इसे बोलते हैं भ्रंशोत्य पर्वत। ये नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार दिखा देती हूँ इसे क्या बोलते हैं। देखिए ब्लॉक माउंटेन्स, अब देखो हिंदी का आप देखो एक बार, हिंदी कितना टफ लिखा हुआ है, भ्रंशोत्य पर्वत। तो इससे बेटर है कि आप याद रखो कि जो राइन वैली है एंड जो वॉसजेस माउंटेन्स है वो एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन का। और ये क्वेश्चंस केवल ऑनलाइन में नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कई बार पूछा हुआ है। तो हमेशा याद रखना राइन वैली एंड वॉसजेस पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान डेजर्ट का एग्जाम्पल है। अब आपको तो ये आराम से पता होगा कौन है, तो ये बहुत से लोग सोचेंगे कि इसका क्या होगा, पूर्वी घाट लगा दो, बट नहीं, एग्जाम्पल पूछा है रेगिस्तान का तो लद्दाख। अब आप बोलोगे कि लद्दाख कैसे हुआ, तो लद्दाख क्या, ये भी तो एक कोल्ड डेजर्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। याद रखना इसको, ये कई बार पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको ये कराया है यहाँ पे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये देखिए 51 में है कि यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता या समझाते हैं। इसमें से बताना है ऑप्शंस में से। पहला देखिए, समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है, जो समुद्री जो धाराएं हैं वो। बी देखिए, अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। या फिर सी, समुद्र का पानी धीरे धीरे जो है गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। डी, उच्च वायु दाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। और क्या पूछा है, समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं आपको सही लग रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। केवल सी सही है कि समुद्र के ऊपर जो तापमान है उसमें कम भिन्नता किसको दर्शाता है, कि समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। इसका देखिए सी में क्या लिखा है, सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेज हीट स्लोली। ये किसका दिखाता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी। ठीक है, इसका पूछा था किसके कारण, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये तीसरे में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अब ये देखिए, वायुमंडल वाला मैंने आपको परत बहुत बार बताया है, तो ये क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लोगे कि वायुमंडल की परत को पहचानना है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, मतलब उसमें नहीं होता है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। अब आप में से जिसने भी किया होगा, मैंने कई बार जिक्र किया है कि ओजोन लेयर जो है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं ये। और ये आप देखिए, ये केवल क्या ऑनलाइन में पूछा है, इसके पहले भी तो मैंने आपको बहुत ऑफलाइन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, उसी में से ये देखिए दोबारा से पूछा है। इसलिए मैं बोलती हूँ सीटेट जो है क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी कमांड कर ली उसका पेपर नहीं रुकता है। तो यस, इसमें जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और ये जो है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो वो कौन सी है, समताप मंडल, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो ये जो कथन पूछा था ए और बी में, उसकी वजह से हमारा क्या है, ये रहा। तो बस ये तो आसान है, ये तो आप सभी कर लेंगे। अब हम चलते हैं 53 पे। ये भी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कोई वायुमंडल वाला जो टॉपिक है आपका, वो एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं 53 का क्वेश्चन है कि यदि
सही विकल्प का चयन करना है। यदि वायुमंडल में वायु व वायु दाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। कि वायुमंडल में जो एयर जो वायु दाब है वो ना हो तो जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है हमारे बॉडी पे, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। मतलब जैसे वो उच्च दाब के साथ बल लगाती है तो हमारी बॉडी भी जो है उसके अपोजिट में क्या करती है, बल लगाती है। तो इसमें से देखिए आपसे क्या पूछा है, सही वाला बताना है कि कौन सी चीज़ें इसमें जो है सही लिखी हैं। तो इसमें कौन सा, क्या ए और बी दोनों सही हैं, आप बताओ। वायुमंडल में वायु, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, नहीं तो आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हें हिंदी जो है वो नहीं समझ में आती है। देखिए, ह्यूमन बींग्स कांट सर्वाइव इफ देयर इज नो एयर। तो ये तो एकदम बात सही लिखा है, अगर हवा ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे, ये तो एकदम क्लियर है। दूसरा लिखा है कि एयर प्रेशर अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी सिमिलरली, मतलब हम भी उनके एक्सर्ट्स जो है अपोजिट में, मतलब विपरीत जो है बल लगाते हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही लिखी है। और ये किस में लिखा हुआ है, ए एंड बी आर ट्रू, बट ये गलत लिखा है। देखिए, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, कि दोनों की दोनों बातें सही हैं और एक व्याख्या जो है वो सही करता है। तो बस इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ए और बी सही है तथा जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये तो आसान था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, यातायात वाला भी चैप्टर आपके में है तो वो भी आपके में आएगा ही। देखिए, 54 का क्वेश्चन है कि यातायात के, जिसे थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो देखने में, प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का चयन करें। किसके बारे में है, यातायात के बारे में है। कम दूरी, पहला देखते हैं, कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं, जो कि कम दूरी यातायात के लिए होता है। सबसे अधिक कौन सा उपयोग किए जाने वाले हैं, वो सड़क मार्ग हैं। हाँ यस, कम दूरी के लिए आप क्या करोगे, सड़क मार्ग का ही तो यूज करोगे, ये तो सही है। दूसरा है, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। यस, जैसे में बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान, उसके लिए जल मार्ग सबसे सस्ता भी है कि आप उसमें अधिक दूर भी जाना है आपको, प्लस भारी व बड़े आकार वाले सामान भी भेजना है। तो ये तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी देखिए, अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। और सी डी लिखा है कि वायु यातायात सबसे महंगा है। यस, महंगा तो है ही, तथा दुर्गम व दूर स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। ये भी बात इसमें सही लिखी है, बट हिंदी में आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो एक बार इसको क्या करना, लैंग्वेज को इंग्लिश में जरूर चेंज कर लेना, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, इसमें लिखा है कि रोडवेज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप रोडवेज जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कि आप आराम से पहुंच सकते हैं कम दूरी पे। बी देखिए, वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में ये सबसे सस्ता है और भारी सामान को ढोने के लिए। तो बी भी सही है, ए भी सही है, ए और बी सही है। बट रेलवेज आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन रीचिंग द इनएसेसिबल एंड डिफिकल्ट टेरेंस। तो क्या आपको लगता है कि रेल मार्ग से आप बहुत ही ऐसे जगह पे जो दुर्गम है वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर आप किससे पहुँच सकते हो, एयरवे से। एयरवेज आर मोस्ट एक्सपेंसिव, और जो कि महंगा भी होता है, एंड ओनली मोर टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज। रिमोट एरियाज में भी आप आराम से एयरवेज से जा सकते हैं, बट यस, ये एक्सपेंसिव होता है। तो सी को छोड़ के तीनों के तीनों सही हैं। तो ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। कौन सा गलत है, सी वाला जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस वाले आते हैं, ये आप आराम से कर लोगे। 55 देखते हैं। बीच बीच में आपको पैडागॉजी भी मिलेगी, क्योंकि पैडागॉजी तो आएगी ही आपके में। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 55 का क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका है, कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक जो है प्रासंगिक समझे जाएंगे। एक शिक्षिका के द्वारा जो है उसने क्लास में प्रवास विषय पढ़ाया, उसमें कौन से कारक जो है वो प्रासंगिक समझे जाएंगे। एक बार मैं आपको इंग्लिश भी दिखा देती हूँ, प्रवास किसे बोलते हैं। देखिए, while teaching
अबाउट माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जो जगह छोड़ देते हैं, प्रवासी जिसे बोलते हैं, इज हर क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड बी कंसीडर्ड आर रेलेवेंट बाय द टीचर, कौन सा इसमें से रेलेवेंट होगा एक टीचर के द्वारा प्रवास विषय को पढ़ाते वक्त। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या लिखा है कि एबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, या फिर सी मैरिज। प्रवास का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को, क्यों, क्योंकि गांधी जी जो है वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका, सॉरी इंडिया लौटे थे, मैंने गलत बता दिया, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में 9 जनवरी 1915 को। इस वजह से हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। तो बस वैसा ही माइग्रेशन का मतलब होता है जो अपना एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पर जाएं, उसको ही बोलते हैं। तो इसका क्या जो है इसमें से पढ़ाते हुए इसमें से कौन से कारक, उसने कौन सी चीज़ें अगर यूज की है तो वो सही होगा। कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, यस, अगर कहीं पर कार्य जो है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है काम करने के लिए, तो आप अपना एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे ही, ये तो सही लिखा है। जीवन यापन के बेहतर होने के तरीके, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए भी हम कई बार अपनी जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पर हम पहले रहते हैं। विवाह, मैरिज में, यस, मैरिज में होता ही है कि आपको जहाँ पर आप बचपन से रह रहे हो या कहीं भी आपका होम टाउन है तो वो आपको छोड़ना ही होगा, उसको भी प्रवास बोलते ही हैं। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है एकदम सही है। तो आपको क्या करना है फिर, जो सारे में लिखा हो ए, बी तथा सी सभी इसमें क्या है, सही है। तो बस ये आराम से कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मुझे शायद पढ़ाने की भी ज़रूरत ना हो, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। अब हम चलते हैं किस पे, 56 पे। अब ये देखिए, ऐसे वाले भी क्वेश्चंस आपके में बहुत आएगा कि बताना है कि किसमें जो है इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ विषम है। विषम का मतलब क्या होता है, ऑड है, इसका मतलब इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड इन रेफरेंस टू स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया, मतलब जहाँ पर नहीं होता होगा वो गलत वाला ही आपको बताना है जो इसमें से विषम है। तो चलिए इंग्लिश में इसको बता देती हूँ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड सलेम तमिलनाडु। इसमें से कौन सी चीज़ जो है ऑड है ये आपको पहचाननी है, तो जिसे पता होगा वही तो कर पाएगा। तो इसमें से बस एक जो है ये वाला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश छोड़ के बाकी के सारे जो हैं सही है। विजयनगर का कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश एंड सलेम तमिलनाडु। ये किस चीज़ का है, स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया, मतलब कहाँ पर जो है स्टील प्रोड्यूस होता है इंडिया में, वो चीज़ें कौन कौन सी, ये तीनों के राइट है, बट ये जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बता देती हूँ, देखिए आपको बताना है इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में ये जो चीज़ है ये गलत है, बाकी ये जो है प्रोड्यूस करता है इस्पात विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड सलेम तमिलनाडु, ये तीनों नाम जो है इस्पात जो प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडिया, वो नाम हेडिंग डाल के ये तीनों के तीनों नाम आप जरूर नोट कर लेना, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। कई बार तो ऐसा ही लिख देगा सलेम, और इसमें से बताओ कौन से जो है स्टेट में है, तो तमिलनाडु लिखा रहेगा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि तमिलनाडु में है तो फिर आप कैसे कर पाओगे। अब हम चलते हैं 57 पे। ये देखिए 57 का है कि आपको कथन को पढ़ना है तथा सही विकल्प का चयन करना है। देखिए सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। मैंने पहले ही बताया मत्स्य पालन के लिए क्या होता है, पीसी कल्चर। अगर आपने क्लास मेरी देखते होंगे, अब आप खुद सोचो कि ये ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और ऑनलाइन में भी पूछ लिया है। उसे क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को, और सेरीकल्चर किसे बोलते हैं, रेशम कीट पालन को। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। और ये दोनों नाम याद कर लो आज से ही, कभी भूलना मत, एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये तो गलत हो गया, गलत चीज़ लिखा है। पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, दोनों गलत हो गया, क्योंकि पीसी कल्चर मत्स्य का है और सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीटों का पालन है। तो दोनों के दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, दोनों, ऑप्शन नंबर 4, दोनों ए और बी गलत है। इसमें तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 57 का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हैं, गलत हैं, अपोजिट लिख दिया है। अब हम चलते हैं 58 पे। ये पश्मीना ऊन वाला मैंने आपको बताया ही था कि भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से जो है पश्मीना ऊन मिलती है, तो वो तो लद्दाख में ही मिलता है। इसमें तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस भी एक बार पूरा दिखा देती हूँ। देखिए भारत के कौन से क्षेत्र से पश्मीना ऊन मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। अब ये हमारा 59। देखिए 59 में है कि विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार
मतलब तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं अलग अलग तरीके से एक दूसरे का क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। ये किस तरह का चिन्ह है, क्या दर्शाता है, यही पूछ रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, विविधता को, मतलब डाइवर्सिटी को दिखाता है कि हमारे जो है एक जगह पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, बट और वो तभी क्या करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन भी अलग से करते हैं। तो क्या इसका रिलेशन समाजवाद से है, धर्मनिरपेक्षवाद से है, या फिर सामाजिक न्याय से है? बिल्कुल भी नहीं। ये केवल और केवल किसकी वजह से है, डाइवर्सिटी की वजह से है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, डाइवर्सिटी की ही वजह से जो है डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, और ये मार्क ही होता है डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब चलते हैं हम 60 क्वेश्चन पे। तो चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और बताना जरूर कि आज का आपको क्लास कैसा लगा ऑनलाइन। और मैराथन क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 60। दो कथन है, ठीक है, बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस ऑनलाइन में आएंगे। कथन दिया रहेगा, राइट वाला आपको बताना है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। कल जिसने मेरी क्लास देखी होगी राज्यपाल वाला, उसमें से बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैम आप पुराना क्यों करा रहे हो, पुराना थोड़ी ना आता है, उससे कुछ नहीं होता है। देखो, पुराने से ही तो यहाँ पर मिल रहा है, पुराना नया ये सब कुछ नहीं होता है, सब सीटेट नहीं दिया है। और जो कल वाला मैंने पेपर कराया था वो 2018 का था, और देखो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें भी देखने को मिला है। तो कोई भी अगर चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो वो बेकार नहीं है, आपके ही काम आएगी आपके एग्जाम्स को क्लियर करने में। राज्य का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। क्या ये बात सही है? तो यस, बिल्कुल सही है। राज्य का प्रमुख जो है वो राज्यपाल ही होता है। कल मैंने आपसे पूछा था कि अपॉइंटमेंट कौन करता है राज्यपाल का, आप कमेंट करके लिखिएगा। और मुख्यमंत्री, स्टेट का जो सीएम होता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इससे आपको भी याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। क्या इस वजह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में ये सुनिश्चित करे, ये कंफर्म करने के लिए कि संविधान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं? आप सभी को पता है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, इनका काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ बिल वगैरह जाए तो उन पे इनको अपना कंफर्मेशन करना होता है। बाकी सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं। राज्यपाल हो गए या फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही मुख्यमंत्री मतलब सीएम जो है, जिस सीएम ने जो बात कही है वही राज्यपाल को करना है एट द एंड। वैसे ही राष्ट्रपति का भी वही काम होता है। मेन रोल किसका होता है? सीएम का ही होता है। तो ये इसलिए नहीं लगाए जाते हैं राज्यपाल कि ये देखें, ये इनका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम जो चल रहा है या नहीं। गलत। ए जो है राज्यपाल, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो 61 का देखते हैं किसमें है। नहीं, 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 का हाँ, ए सही है तथा बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इसमें तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 61। अब ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझने वाला है। 61 नंबर का क्वेश्चन, प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ जो है उर्वरर भूमि है, ठीक है। उसके पिता ने एक सरकारी, उर्वरर मतलब क्या होता है? जो उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि जहां पर आराम से खेती वगैरह हो सकता है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया, मतलब लोन लिया। हालांकि उस समय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई। क्या हुआ कि बाढ़ भी आ गई खेत में, और उनकी फसल भी बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है कि 15 एकड़ जो है उर्वरक भूमि है, उसके फादर ने जो है लोन भी लिया 1 लाख रुपए का, और खेत में जो है बारिश हुआ, बाढ़ आ गया, फसल भी बर्बाद हो गई, बट फिर भी उसको ये राहत है कि चलो हमारे पास कुछ महीने के लिए अनाज है। अब आप देखो कि जो सीटेट में इस बार क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सब कुछ सेम रहेगा सिलेबस वगैरह, बट उसके क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो है वो एकदम अलग होगा। इसी वजह से थोड़ा सा ये पेपर जो है टफ बनाता है। अब इसमें से बताओ कि आखिर में वो कौन से परिवार से है। अगर आप में से बहुत से लोग जो हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो वो जो है कृषि मजदूर, छोटे किसान भी नहीं, ना ही बड़े किसान, ना ही दुकानदार की तो बात ही नहीं हो रही है। बड़े किसान आपको पता है जो बड़े लेवल पे जो कृषि वगैरह करते हैं, छोटे किसान भी नहीं, वो क्या है? एक मजदूर है।
क्योंकि तभी तो 15 एकड़ भूमि के बाद 1 लाख रुपए उसके पापा ने लोन भी लिया, बारिश भी हुई, बाढ़ भी आया, बट उसको फिर भी चलो ठीक था कि चलो कुछ महीने तक जो है हमारा काम चल सकता है, हमेशा नहीं चल सकता है, कुछ महीनों के लिए ही। यहाँ पर जो कुछ महीने लिखा है उस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि मजदूर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62। अब ये देखिए, ये संशोधन अधिनियम जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से करना। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? जो ये हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है ये 2005 वाला, ये क्या प्रोवाइड करता है? तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। ये वाला देखिए, कुल नाम ना अपनाने की स्वतंत्रता, ये तो लिखा ही नहीं है। महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज कर देने का अधिकार, ये भी नहीं है। और ना ही ये है कि पुत्रों का क्या होगा, वंशागत अधिकार होगा भूमि पर, ये भी नहीं है। इसके द्वारा बस एक ही चीज़ थी कि पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का क्या होगा, इक्वल राइट होगा, समान अधिकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है? बुनकर सहकारी का मतलब वेबर्स कोऑपरेटिव, जो बुनाई वगैरह करते हैं, उनके बारे में सही चीज़ पूछा है। ए देखिए कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। बी देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती हैं। सी, बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं। या फिर डी, सहकारी संस्थाएं विपणन में संलग्नित रहती हैं। एक बार आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हो, ये देखिए, हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मर्चेंट्स एंड ब्रिंग हायर इनकम फॉर द वेवर्स, कि ये कम करती हैं मर्चेंट्स के डिपेंडेंस को और हायर जो है इनकम देते हैं वेवर्स को। इनडायरेक्टली प्रोवाइड सपोर्ट टू लार्ज कंपनीज, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लार्ज कंपनी को सपोर्ट्स कर रहे हैं। मेंबर्स वर्क विद पुटिंग आउट सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम को दादन व्यवस्था, इसे क्या आप दादन व्यवस्था बोलते हैं। वेबर्स मतलब बुनकरों के सदस्य को। या फिर कोऑपरेटिव आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। तो इसमें से सही चीज़ कौन सी है? तो वो है, केवल 2 ही सही है, एक तो ए और दूसरा डी, कि ये क्या करते हैं, मर्चेंट जो हैं उनके रिड्यूस करते हैं उनके डिपेंडेंस को और ब्रिंग हायर इनकम फॉर द वेबर्स, एक ये सही है। और दूसरा ये कि कोऑपरेटिव आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। इसमें भी बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है और सहकारी संस्थाएं जो है विपणन में संलग्नित रहती है, मतलब मार्केटिंग में। तो ए एंड डी इज राइट। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64। ये है 64 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? अगर आपने कभी भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार होता है। इसका अर्थ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब क्या हुआ? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत की बात हो रही है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए, इसका क्या अर्थ होगा? पहला देखिए कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आपको मतलब बताना है। विकलांग बच्चों को विद्यालयों की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी है। 18 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं को मत देने का अधिकार। या फिर प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। एंड दिस इज राइट। जो भारत है हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल एडल्ट जो वोट है, मताधिकार जो देने का अर्थ है, मत का मतलब क्या होता है, वोट देने का। तो वो अब क्या है, कोई भी जो है 18 साल से ऊपर है, कोई भी उसे जो है वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक मतलब सोशल एंड आर्थिक इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी भी हो। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चंस पे और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को। चलिए देखते हैं 65।
उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए सामाजिकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे किस रूप में देखा जा सकता है? और ऐसा क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में पूछा है। एक बार मैं इसको आपको इंग्लिश में भी बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर लिखा है, Boys and girls are socialized to choose certain subjects for their higher educations। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने हायर एजुकेशंस के लिए उनको सब्जेक्ट्स कैसे चूज करना है, नॉट बिकॉज सी और ही हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर इट, कि उनके पास जो है उस सब्जेक्ट्स को वो इसलिए चूज कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट की एप्टीट्यूड है मतलब अभिवृत्ति है इस वजह से, बट बिकॉज इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है, हायर जो भी एजुकेशन है उसके लिए उनके पास उस टाइप का एप्टीट्यूड है मतलब अभिवृत्ति है। किस वजह से कर रहे हैं? बट बिकॉज दे आर इंटेलाइज्ड एंड मीन्ड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन एज पर देयर जेंडर, दिस कैन बी सीन एज फॉर्म ऑफ। मतलब अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि पहले ये, अगर इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर कोई लड़का है तो वो क्या करेगा, हायर एजुकेशंस के लिए अपनी IIT वगैरह की जो है वो तैयारी करेगा, और कोई अगर लड़की है तो वो किस चीज़ का करेगी, टीचर वगैरह का। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है टीचर वगैरह का। वो अगर कोई लड़की है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो IIT करना चाहती है, उसके पास उस टाइप का एप्टीट्यूड है, फिर भी क्या होगा कि जेंडर की वजह से जो है उसको कुछ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स हैं, उन सब चीज़ों को चूज करना होगा। तो वही पूछ रही है, इसको आप किस फॉर्म में जो है देख सकते हैं, इसमें से आप बताइए। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए, क्या ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उल्लंघन है, स्टीरियोटाइप है, या फिर यौन शोषण है? तो ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। मैंने हमेशा बोला है कि ये एक क्या है, स्टीरियोटाइप की सोच है। देखिए, स्टीरियोटाइप की सोच में ही ऐसा होता है कि भले से आप हायर एजुकेशंस में बहुत आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, एज अ गर्ल आप जो है IIT करना चाहते हैं, बट फिर भी ऐसा आसपास के समाज में ही ऐसे कुछ नियम बने हैं कि लड़की है तो वो केवल टीचर ही बन सकती है, और जो लड़का है वो क्या बनेगा, इंजीनियर। तो ये अगर ऐसी चीज़ आती है तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। चाहे लड़का लड़की कितनी भी अच्छी हो, फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स एज पर देयर जेंडर। तो ये किस फॉर्म में है, स्टीरियोटाइप में, जेंडर रूढ़िवादी सोच है। तो रूढ़िबद्ध धारणा इसको बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के हमारे सवाल, जो भी थे बहुत अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपको आगे भी देखने को मिलेगा। बस आप सब क्या करो, जो भी मैं क्लासेस कराती हूँ उसको पढ़ते रहो, और अगर आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस जो भी मैं करा रही हूँ आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसे तुरंत कॉपी में नोट डाउन करो और प्लस रिवाइज करते रहो। मैराथन क्लासेस तो चलती ही रहेंगी कंटिन्यू में, क्योंकि डे वाइज जो है मैं पूरा आपको टेलीग्राम पे जो है टाइम टेबल ही भेज दूंगी कि किस दिन किस सब्जेक्ट का मैराथन क्लास चलेगा। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपका सीटेट जो है जरूर क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।